चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, नीली क्रांति निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है खाद्यान्न उत्पादन से, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन नंबर सी मछली उत्पादन से या दुग्ध उत्पादन से। तो इस प्रश्न में आंसर आपका सही हो जाएगा, मछली उत्पादन से नीली क्रांति का संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये जो खाद्यान्न उत्पादन है इसका संबंध किस क्रांति से है, तो इसका संबंध हो जाएगा हरित क्रांति से। किससे? हरित क्रांति से। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। यदि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो मैंने बनाया है, 5 क्लासेस अपलोड किया है, उसको यदि देखा है तो मैंने आपको पता लगेगा कि मैंने जो भी क्वेश्चन कराया है उसको काफ़ी डिटेल से कराया है। तो आप एक बार उस क्लास को चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए यदि हम बात करें तिलहन उत्पादन, ये मतलब किस क्रांति से संबंधित है, तो ये हो जाएगा पीली क्रांति से। किससे हो जाएगा? पीली क्रांति से। ध्यान रखिए इसको भी। बात करें दुग्ध उत्पादन, तो ये हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित है। किससे? श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। देखिए मैंने बताया नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली उत्पादन से। अब बचा खाद्यान्न उत्पादन, ये हरित क्रांति से हो जाएगा। तिलहन उत्पादन ये पीली क्रांति से हो जाएगा। और दुग्ध उत्पादन ये आपका हो जाएगा श्वेत क्रांति से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, कुछ और क्रांतियाँ हैं जिसे मैं करवा दे रहा हूँ, आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए। ठीक है, चलिए आगे मैं आपको बताता हूँ जो गुलाबी क्रांति है इसका संबंध किससे है। आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए, गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति इसका संबंध हो जाएगा प्याज उत्पादन से। किससे? प्याज उत्पादन से इसका संबंध हो जाएगा। आगे लिख लेते हैं काली क्रांति। काली क्रांति इसका संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका संबंध हो जाएगा पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से। कच्चा तेल उत्पादन से मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बात करें लाल क्रांति, इसका संबंध किससे है? लाल क्रांति इसका संबंध हो जाएगा मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस और टमाटर उत्पादन से। मांस और टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। मैंने क्या बताया आपको? नीली क्रांति निम्न में से संबंधित है। किससे है? मछली उत्पादन से। खाद्यान्न उत्पादन का मैंने बता दिया किससे हो जाएगा, तो हरित क्रांति से मैंने बताया। तिलहन का मैंने बताया किससे, तो ये हो जाएगा आपका पीली क्रांति से। मैंने अभी बताया आपको। नोट यदि आपने बनाया है तो आप उसमें देखिए मैंने क्या नोट डाउन करवाया है। दुग्ध उत्पादन ये मैंने बताया श्वेत क्रांति से संबंधित है। इतनी बातें मैंने बताई थी। कुछ अन्य जो क्रांति है उसको भी मैंने नोट डाउन करा दिया है। गुलाबी क्रांति प्याज उत्पादन से। काली क्रांति पेट्रोलियम कच्चा तेल उत्पादन से हो जाएगा। लाल क्रांति यह मांस और टमाटर उत्पादन से हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं किस देश के हैं? ठीक है, हरित क्रांति का संबंध किससे है? अभी मैंने आपको बताया किससे है? खाद्यान्न उत्पादन से। काफ़ी ध्यान से पढ़िए, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आ जाएगा। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से इसका संबंध है, मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, हरित क्रांति के जनक कौन हो जाएंगे, तो ये आपको पता हो गया, नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग ये हरित क्रांति के जनक हो जाएंगे। यदि हम बात करें हरित क्रांति का जो जनक है वो भारत में कौन है, मतलब भारत में हरित क्रांति के पिता किसे कहा जाता है, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आई। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति के जनक हैं, लेकिन भारत में हरित क्रांति के जनक यदि पूछा जाता है तो आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन और हरित क्रांति के जनक नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग। ठीक है, और हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा? खाद्यान्न उत्पादन से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग हैं जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं वह किस देश से संबंधित हैं, तो वो हो जाएंगे संयुक्त राज्य अमेरिका से ये संबंधित हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और जान लेते हैं फैक्ट नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग के बारे में। ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, मैंने अभी बताया आपको। इनका जन्म 25 मार्च 1914 को अमेरिका के आयोवा प्रांत में हुआ था।
मेक्सिको उनका कर्म क्षेत्र रहा है। बोरलॉग विश्व के उन 7 व्यक्तियों में शामिल है जिन्हें नोबेल पुरस्कार, अमेरिकी राष्ट्रपति का मेडल ऑफ फ्रीडम तथा कांग्रेशनल गोल्ड मेडल तीनों ही पुरस्कार प्राप्त हैं। बोरलॉग को वर्ष 2006 में भारत का पद्म विभूषण भी सम्मान प्रदान किया गया है। इसको आपको ध्यान रखना है। जो बोरलॉग हैं, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, उन्हें 2006 में भारत का पद्म विभूषण सम्मान भी प्रदान किया गया है। उम्मीद करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा है। काफ़ी ज़्यादा इजी प्रश्न है। मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, तो केरल यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है हमारा, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा जो काली मिर्च है, यह जो मसाला है यह भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है। उम्मीद करते हैं अब आपको यह समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ पर है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति निम्न में से कहाँ पर है। आनंद में, गांधीनगर, बड़ोदरा या वलसाड़। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आनंद गुजरात में स्थित है। कहाँ पर, आनंद गुजरात में राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड की स्थिति हो जाएगी। कहाँ पर, आनंद गुजरात में स्थित है। मैं आपको बता दूं, इसके पहले मैंने जो 5 क्लासेस अपलोड किया है उसको आप लोग एक बार जरूर देख लें, उससे काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट में और भी सारी क्लासेस हैं, तो आप जितने भी प्लेलिस्ट बना है उसमें आप वीडियोस को चेक कर सकते हैं। यदि आपके यदि काम लायक हैं तो उसको आप पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक है, लेकिन एक बार प्लेलिस्ट को चेक जरूर कर लें। और इस वीडियो को भी आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करना भूल जाते हो तो ऐसा मत क्या करिए, एक लाइक कर दिया करिए। यदि आपको लगता है कि सर आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्त में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए। जहाँ भी आपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है स्टडी का, तो वहाँ पर एक बार इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुँच जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है हमारा, भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। कब हुआ था, 1853, 54, 55 या 59 में कब हुआ था। तो मुझे लगता है इस प्रश्न का आंसर बहुत लोगों को पता होगा। 1853 में भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। 16 अप्रैल 1853 में शुरू हुई देश में पहली ट्रेन तत्कालीन बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच में चली थी। कहाँ तक चली थी, बम्बई के बोरी बंदर से लेकर ठाणे के बीच में चली थी। आपको ध्यान रखना है 16 अप्रैल 1853 में यह शुरू हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से पढ़िए क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा, चेन्नई, कांडला, पारादीप या टूटीकोरिन। इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा ये कांडला। यह बंदरगाह भारत के पूर्वी तट का नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मिनट आप लोग रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 23 युग्म मौजूद होते हैं। गुणसूत्रों के कितने युग्म मौजूद होते हैं, तो 23 होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम कुछ डिटेल से जान लेते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं के केंद्रक के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन और डीएनए के एकल अणु से बने धागे जैसी संरचनाएं हैं। यह जीनोमिक जानकारी को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक ले जाने का उद्देश्य से कार्य करता है। गुणसूत्र एक लंबा डीएनए अणु होता है जिसमें किसी जीव के कुछ या सभी आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। अधिकांश यूकेरोटिक गुणसूत्रों में हिस्टोन नामक पैकेजिंग प्रोटीन शामिल होते हैं जो चैपरोन प्रोटीन द्वारा सहायक प्राप्त होते हैं। साथ में वे डीएनए अणु को इसकी अखंडता बनाए रखने के लिए बांधते हैं और संघनित करते हैं। थोड़ा सा कुछ और फैक्ट्स है उसको भी अब हम देख लेते हैं। मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के 23 युग्म मौजूद होते हैं। अभी मैंने आपको प्रश्न में बताया कुल कितने होते हैं, तो कुल 46 होते हैं। और बात करें सामान्य रूप से गुणसूत्र के युग्म कितने होते हैं, तो वो 23 होते हैं। अब ध्यान रखिएगा कुल कितने होते हैं, 46 होते हैं।
इनमें से 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं। ध्यान दीजिए, इनमें से 22 जोड़े समजातीय गुणसूत्र के रूप में जाने जाते हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों में समान दिखते हैं। और जो 23वां युग्म है वह लिंग गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं के बीच भिन्न होती है। ठीक है, 23वां जो युग्म है वह लिंग गुणसूत्र पुरुषों और महिलाओं के बीच भिन्न होती है। महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, महिलाओं में एक्स गुणसूत्र की 2 प्रतियां होती हैं जबकि पुरुषों में एक एक्स और एक वाई गुणसूत्र होते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं क्या कह रहा है। दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि का कहाँ पर उपलब्ध है। क्वेश्चन कह रहा है दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि कहाँ पर उपलब्ध है। मध्य एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में या कहीं पर भी नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा मध्य एशिया में भारत का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि स्थित है। कहाँ पर स्थित है? मध्य एशिया में भारत का मध्य एशिया में दुनिया का सबसे पुराना भारतीय पांडुलिपि स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है हमारा, किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकास होने को दर्शाता है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़िए। किस काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे? ठीक है, जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकास होने को दर्शाता है। उत्तर गुप्त का, मौर्य काल, गुप्त काल या इनमें से कोई नहीं। तो गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकसित होने का दर्शाता था, विकास होने को दर्शाता था। ठीक है, यदि हम बात करें गुप्त काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे, मैं यहाँ पे गुप्त काल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, गुप्त काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। कौन हो जाएंगे? श्रीगुप्त। लेकिन हम बात करें वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे आपके चंद्रगुप्त प्रथम। ये आपके हो जाएंगे वास्तविक संस्थापक। ठीक है, अभी आपको पता लग गया गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे जो व्यापार और वाणिज्य को बड़े पैमाने पर विकास होने को दर्शाता है। यदि हम बात करें गुप्त काल के संस्थापक कौन हो जाएंगे तो वो हो जाएंगे श्रीगुप्त। यदि हम बात करें वास्तविक संस्थापक कौन है तो वो हो जाएंगे चंद्रगुप्त प्रथम। उम्मीद करते हैं आज आपका मतलब ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। यदि आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, यदि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। यदि लगता है हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा हमारे लिए मेहनत कर दिया करें। कुछ भी आपसे ज़्यादा नहीं मांगते हैं। इस वीडियो को एक लाइक कर दिया करिए और बस शेयर कर दिया करिए और कमेंट करके बताया करिए कि आपको वीडियो कैसा लगता है। कुछ पूछना हुआ करे तो भी आप कमेंट करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।